हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। सो कल की वीडियो में हम टाइप ऑफ बिल्स के बारे में पढ़ रहे थे एंड हमने उसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। लाइक ऑर्डिनरी बिल हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए थे। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस भी पढ़ लिए थे हमने। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो बेसिकली मेजोरिटी के 4 टाइप होते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दूसरी होती है इफेक्टिव मेजोरिटी, तीसरी होती है सिंपल मेजोरिटी एंड फोर्थ वन इज स्पेशल मेजोरिटी, जिसको हम 4 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। ये 4 तरह की मेजोरिटी होती हैं। किसी भी बिल को पास करने के लिए, किसी भी मोशन को पास करने के लिए हमें इन 4 में से किसी एक की ज़रूरत पड़ती है। सो इनको डिटेल में पढ़ते हैं हम। सबसे पहला आता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सबसे पहली मेजोरिटी आती है दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लेट्स से मैंने दिल्ली में एक यूपीएससी की कोचिंग खोली, राइट। मैंने एक बहुत बड़ा सा हॉल लिया। इस हॉल की जो टोटल स्ट्रेंथ वो थी 1000 स्टूडेंट्स की, यानी कि 100 बच्चे इसमें आ सकते हैं। कितने बच्चे आ सकते हैं? 100 बच्चे इसमें आ सकते हैं। ये इसकी टोटल स्ट्रेंथ है, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 1000 बच्चों की। एंड इसमें जो एडमिशन हुए वो हुए 900 बच्चे। सो इसकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई 900 बच्चे, क्योंकि एडमिशन किसने लिया है? सिर्फ 900 स्टूडेंट्स ने लिया है। एंड सपोज मानो जिस दिन मैंने, सो इसको समझ लेने के लिए बना देते हैं, ये 1000 बच्चे इसमें आ सकते हैं। बच्चे कितने आए? ये भरा है, ये खाली है। अभी 900 बच्चों ने एडमिशन लिया है, ठीक है। एंड जिस दिन मैंने पहले दिन पढ़ाया उस दिन सिर्फ 500 स्टूडेंट्स ही आए, ठीक है। कितने स्टूडेंट आए? 500 स्टूडेंट्स ही आए सिर्फ। सो दिस इज वॉट, ये जो 1000 स्टूडेंट हैं, जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, दैट इज एब्सोल्यूट। ये क्या है? एब्सोल्यूट है। दिस इज वॉट, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, कि जितनों ने एडमिशन लिया है, ये वैकेंट सीट हो गई। 100 के 100 क्या हो गई? 100 एक वैकेंट सीट है। एंड 500 स्टूडेंट्स आए तो 400 क्या है? 400 एब्सेंट है। एब्सेंट और वैकेंट में डिफरेंस पता है ना? एब्सेंट यानी कि आए नहीं है और वैकेंट यानी कि खाली है वो सीट्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? 50% प्लस 1 ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। 50 plus 1 of the maximum strength is known as the absolute majority. Okay, so इसकी अगर हम बात करें इसी एग्जाम्पल को लेकर, इसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाएगी 501 इज द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी होती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1, दैट इज 400 एंड 51। ये एक क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इफेक्टिव मेजोरिटी में, यानी कि जितने लोग हैं टोटल, जितने लोग हैं टोटल, उनका 50% प्लस 1,
उनका 50% प्लस 1 इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाएगी। वेकेंट को काउंट नहीं करते इसमें। एंड जो सिंपल मेजोरिटी होगी, सिंपल मेजोरिटी हो जाएगा 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। दिस इज सिंपल मेजोरिटी, यानी कि जितने लोग प्रेजेंट हैं, यानी कि 500 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो 251 क्या हो जाएगी, 251 सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी। अगर हमें इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालना है तो हम टोटल स्ट्रेंथ में से टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेंट सीट, ये हो जाएगी हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इससे हम क्या निकाल पाएंगे, इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकाल पाएंगे। लाइक टोटल स्ट्रेंथ थी 1000 की और वेकेंट सीट हो गई 100, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 900 बच्चों की। ठीक है, हमें इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है फॉर द रिमूवल ऑफ द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर and the deputy speaker of the लोकसभा। इन सब के लिए हमें प्लस में स्टेट लेजिस्लेचर के, अगर हमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हटाने हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हटाने हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के भी अगर हमें हटाने हैं, तो हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। दिस नीड इफेक्टिव मेजोरिटी, राइट। अगर हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, देन वी व्हाट डू, हम क्या करेंगे, हम इफेक्टिव मेजोरिटी में से, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ में से जितने लोग एब्सेंट हैं उनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सिंपल मेजोरिटी निकल के आ जाएगी, जो लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर सकते हैं, राइट। इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी आ गई थी उसकी आ गई थी 900। एब्सेंट कितने थे, एब्सेंट थे 400 स्टूडेंट। सो सिंपल कितने आ जाएंगे, 500 स्टूडेंट हो जाएंगे, जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग के लिए प्रेजेंट एंड वोटिंग कर सकते हैं 500 स्टूडेंट्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड सिंपल मेजोरिटी चाहिए टू पास द मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल। इन सब के लिए क्या चाहिए, इन सब के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन एंड एडजमेंट मोशन, इनमें से किसी को पास करना है तो भी आपको एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए। आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है, देन यू ऑल्सो नीड अ सिंपल मेजोरिटी। अगर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी चाहिए लगानी है तो भी आपको क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करना है, देन यू ऑल्सो नीड अ सिंपल मेजोरिटी टू इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसके लिए भी आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अगर स्टेट का रेक्टिफिकेशन चाहिए, तो स्टेट के रेक्टिफिकेशन के टाइम पर भी आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक सिंपल मेजोरिटी। तो कहाँ कहाँ चाहिए, मनी बिल के लिए चाहिए, फाइनेंशियल बिल के लिए चाहिए, ऑर्डिनरी बिल के लिए चाहिए। इसके अलावा मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, कॉन्फिडेंस मोशन हो या फिर एडजमेंट मोशन हो, इन तीनों के लिए भी आपको क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको डिक्लेयर करनी है तो भी आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अगर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। प्रेसिडेंट रूल को लगाना है तो भी आपको क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना है तो भी आपको क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के टाइम पर अगर आपको स्टेट की रेक्टिफिकेशन चाहिए तो उसमें भी आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए।
ओके। सो नेक्स्ट आता है दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। सो मैंने कहा था स्पेशल मेजोरिटी को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं फर्दर, तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ओके, पहला हम पढ़ेंगे अंडर आर्टिकल 249, दूसरा हम पढ़ेंगे अंडर आर्टिकल 61, तीसरा हम पढ़ेंगे अंडर आर्टिकल 368 एंड फोर्थ वन इज अंडर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन, स्टेट रेटिफिकेशन। ओके, ये 4 तरह से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है अंडर आर्टिकल 249। 249 इज व्हाट? स्पेशल मेजोरिटी हमेशा याद रखना, इट इज अबाउट द 2/3 मेजोरिटी। शुरुआत की जो मेजोरिटी थी हमने उसमें 50% प्लस 1 पढ़ा था सारी मेजोरिटी में, बट स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी होती है एंड मैक्सिमम होती है ये, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको। आर्टिकल 249 के अंदर आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने लोग प्रेजेंट हैं उनकी क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और ये कब चाहिए होती है? आर्टिकल 249 के अंडर जब राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन पास करे टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द स्टेट लिस्ट, यानी कि स्टेट लिस्ट में आपको कोई भी चेंज करना है, आपको कोई भी लॉ बनाना है स्टेट लिस्ट से रिगार्डेड। सो पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाना है स्टेट लिस्ट रिगार्डेड, सबसे पहले राज्यसभा इसको रिजोल्यूशन पास करेगी, देन उसके लिए आपको क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज अंडर आर्टिकल 61। इसमें आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो हाउस की जितनी भी स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ, उसका 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और इतनी ज़्यादा इसमें चाहिए मेजोरिटी टू रिमूव द प्रेसिडेंट, यानी कि इम्पीचमेंट के दौरान चाहिए। इम्पीचमेंट किसका? जब आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट इम्पीचमेंट चलाना होता है, देन आपको क्या चाहिए? देन आपको चाहिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। दिस इज द लार्जेस्ट मेजोरिटी रिक्वायर्ड हेयर। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर द आर्टिकल 368। सो इसके अंडर हम इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा वो बिल जो कि डज अफेक्ट द फेडरलिज्म, एंड सेकेंड वन हो जाएगा विच डजंट अफेक्ट द फेडरलिज्म। तो पहला वाला हो जाएगा जो कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा, दूसरा हो जाएगा जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर कोई भी बिल ऐसा है जो कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप यानी कि फेडरलिज्म को अफेक्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा, प्लस में स्टेट लेजिस्लेचर से भी हमें इसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि अगर कोई ऐसा बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसा बिल है जो कि फेडरलिज्म को यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं कर रहा है, देन सिर्फ पार्लियामेंट से ही पास होना ज़रूरी है उस बिल का। स्टेट लेजिस्लेचर का काम नहीं है इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी विच एवर इज हायर। इनमें से जो भी हायर है वो आपको चाहिए, ठीक है।
और ये अगर आपको हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना है तो भी आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इसके अलावा आपको कैग और सीईसी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो भी आपको क्या चाहिए, आपको ये मेजोरिटी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो इसके लिए भी आपको 2/3 मेजोरिटी वाला चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दैट डजंट अफेक्ट द फेडरलिज्म। तो इसके लिए आपको पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग या फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी विच एवर इज हायर आपको उसको पास करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो अफेक्ट कर रहा है फेडरलिज्म को तो पार्लियामेंट से पास होगा विद द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग और एब्सोल्यूट मेजोरिटी विच एवर इज हायर एंड देन वो जाएगा स्टेट्स के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। एंड एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, कितने, हाफ ऑफ द स्टेट को क्या करना पड़ेगा, इसको रेटिफाई करना पड़ेगा बाय सिंपल मेजोरिटी। स्टेट सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से इसको अगर पास भी कर देती हैं हाफ ऑफ द स्टेट देन वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। स्टेट के अलावा जो हमारी यूटीज हैं जिनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है लाइक दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो इन सब के लिए भी ये स्टेट रेक्टिफिकेशन का नियम लागू होता है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको, ये मैंने जो समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट अवर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज दैट इज मनी बिल। अब की वीडियो में हम मनी बिल के बारे में भी जान लेते हैं। सो मनी बिल इज अंडर आर्टिकल 110, 110 में लिखा हुआ है ये। सो मनी बिल डिक्लेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर किसी को बिल को मनी बिल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो लिखे हुए हैं हमारे आर्टिकल 110 में। कीवर्ड्स हैं उनको आप याद कर सकते हो, लाइक इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेगुलेशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन ऑफ द टैक्सेस, custody of the consolidated fund of India and contingency fund of India, appropriation of money out of the consolidated fund of India, credit, debit and borrowing of money from the consolidated fund of India. These are the keywords that is written in our मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। इसमें लिख रहा है कि इम्पोजिशन, एवोल्यूशन, रेगुलेशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन ऑफ द टैक्सेस, मतलब टैक्सेस में आपको लगाना है, उसको ख़त्म करना है, उसको रेगुलेट करना है, उसको रेमिनेट करना है या फिर उसमें कोई भी चेंज वगैरह करना है, तो ये सब मनी बिल के अंदर हो जाएगा। अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी भी मनी बिल के अंदर होती है। एप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि एलोकेशन ऑफ द फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये किस में लिख रहा है, ये भी मनी बिल के अंदर लिख रहा है। क्रेडिट, डेबिट और बोरोइंग ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो रिटन इन द मनी बिल। मनी बिल को जब भी आपको पास करना है उससे पहले आपको मनी बिल बनाने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पहले ही परमिशन आपको चाहिए होती है। इसको केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी बिल जिसको हम राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट नहीं, इसको सिर्फ लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा डेडलॉक की कंडीशन नहीं बनती है क्योंकि राज्यसभा का एक फॉर्मल रोल रहता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता। डेडलॉक की कंडीशन नहीं बनती है, जॉइंट सिटिंग नहीं होगी एंड इसमें प्रेसिडेंट अपनी वीटो भी यूज़ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट के पास अधिकार नहीं है कि वो अपनी वीटो यूज़ कर ले, यानी कि
लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द राज्यसभा। ठीक है, और ये जो लोकसभा है उसको पावर इसलिए दी थी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उनको लगा कि दिस इज द मनी बिल, ये क्या है, मनी बिल है, एंड मनी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। मनी किसकी है, भारत के लोगों की है। सो लोकसभा में भी वही लोग आते हैं जिनको हम खुद इलेक्ट करते हैं, जबकि राज्यसभा में वो लोग नहीं आते जिनको हम इलेक्ट करते हैं, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सो इसलिए लोकसभा के पास यहाँ पर ज़्यादा पावर है एज कंपेयर टू द राज्यसभा। नेक्स्ट एक आर्टिकल पढ़ना, दैट इज आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 कहता है कि नो ग्रांट ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड without the due appropriation by the Lok Sabha. Okay, no grants of fund from the consolidated fund of India can be made without the due appropriation by the Lok Sabha. This is article 114. ये कहता है कि जब तक लोकसभा एलोकेट नहीं करता, फंड्स को एलोकेट नहीं करता, तब तक किसी को कोई भी फंड नहीं दिया जाएगा। लोकसभा का एलोकेशन ज़रूरी है। अगर लोकसभा एलोकेट नहीं करता है तो किसी को फंड नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 114 ये बोलता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर स्टेट में बात कर लें तो इसमें लोकसभा की जगह विधानसभा आ जाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी, राइट। एंड इंडिया की जगह स्टेट आ जाएगा, इंडिया की जगह क्या आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, और यहाँ पर विधानसभा आ जाएगी। सो एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन इज द एलोकेशन ऑफ फंड। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो गया, एलोकेशन ऑफ द फंड। एलोकेशन का मतलब है आपको फिजिकली वो चीज़ नहीं मिल रही है। विड्रॉल में आपको फिजिकली मिलेगी, अगर कहीं पर विड्रॉल शब्द का यूज हुआ है देन आपको वो चीज़ फिजिकली मिल रही है। यानी कि एप्रोप्रिएशन में आपको बोल दिया गया कि आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, दिस इज एप्रोप्रिएशन। एंड आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए गए, दिस इज व्हाट, दिस इज विड्रॉल। ठीक है, अब मनी बिल का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है मनी बिल का, दैट इज द यूनियन बजट, जो हर साल आता है, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मनी बिल। सो हम यूनियन बजट को समझते हैं। सो एक बात समझना, दैट मनी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। मनी किसकी है, लोगों की है। एंड लोगों ने इलेक्ट किया है किसको, लोगों ने इलेक्ट किया है लेजिस्लेचर को। सो लेजिस्लेचर का कंट्रोल है पूरा मनी पर, बट उसको खर्च कौन करता है, उसको एक्सपेंड कौन करता है, एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव। उसको खर्च कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करती है। सो हर साल एग्जीक्यूटिव जाती है लेजिस्लेचर के पास और लेजिस्लेचर से कहती है प्लीज ग्रांट अस फंड्स, हमें क्या दो, हमें फंड्स दो, प्लीज ग्रांट अस फंड, तो हमें क्या दो, फंड्स दो। सो लेजिस्लेचर जो है वो 2 चीज़ मांगती है। पहला तो वो मांगती है, पूछती है कि वाई, आपको फंड क्यों चाहिए। दूसरा वो बोलती है कि जो पिछले साल आपको फंड दिया था उसका आप ऑडिट दो, उसका क्या दो, हिसाब दो। रीज़न और हिसाब दोनों चीज़ वो लेजिस्लेचर मांगती है, एंड एग्जीक्यूटिव दोनों चीज़ देता है। एंड इफ सेटिस्फाइड, अगर लेजिस्लेचर इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाती है देन वो क्या देती है, देन वो फंड देती है। ठीक है, एंड यही जो फंड होता है एनुअली, इसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ये एक मैंडेटरी बिल भी होता है जो हर साल आपको हर फाइनेंशियल ईयर में निकालना ही पड़ता है। दिस इज मैंडेटरी बिल। 1924 से पहले
सिर्फ एक ही बजट आता था। लेकिन 1924 के बाद रेल बजट को सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम द जनरल बजट, यानी कि 1924 के बाद दो बजट आने लग गए, दैट इज द रेल बजट एंड सेकंड वन इज जनरल बजट, on the basis of the recommendation of a committee, that is Ackworth committee. So Ackworth committee ने ये रिकमेंडेशन दी कि आपको क्या करना चाहिए, रेल बजट और जनरल बजट को अलग अलग निकालना चाहिए। एंड उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने भी क्या किया, इसकी जो रिकमेंडेशन थी उनको एक्सेप्ट करके 1924 के बाद जितने भी बजट आए, रेल बजट और जनरल बजट अलग अलग निकले। लेकिन वापस से 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने इन दोनों को मर्ज कर दिया, रेल बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी नोन एज विवेक देवरॉय कमिटी। विवेक देवरॉय कमेटी जो कि एक नीति, विवेक देवरॉय कौन थे, एक नीति आयोग के एक मेंबर्स थे। इनकी रिकमेंडेशन पर इन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ओके, ये तो बेसिक्स था। जब हम बजट की बात करते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बजट जैसा कोई टर्म नहीं लिखा हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट ना लिखकर दूसरा टर्मोलॉजी यूज की गई है, दैट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख रहा है हमारे आर्टिकल 112 में। किसमें लिख रहा है, आर्टिकल 112 में हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख रहा है। आर्टिकल 112 कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर cause to be laid down before the both houses of the parliament a statement of the estimated receipt and the expenditure of the government of India for that year। ये सब किस में लिख रहा है, ये सब लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 112 में, जो कि कहता है कि ये प्रेसिडेंट का काम है कि वो हर फाइनेंशियल ईयर में दोनों हाउसेस के सामने जो भी बजट है उसको पेश करवाए, पेश करे नहीं, पेश करवाए किसी से। तो ये किसका काम है, ये प्रेसिडेंट को याद दिलाना पड़ेगा, ये ड्यूटी है प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 112 के अंदर। आर्टिकल 114 जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दिस इज अबाउट द एप्रोप्रिएशन बिल्स, ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि नो ग्रांट ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट द ड्यू एप्रोप्रिएशन बाय द लोकसभा। एंड नेक्स्ट आता है दैट इज आर्टिकल 266 जो कि हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये बताता है हमारा आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इंक्लूड होगा सारे जो टैक्सेस हैं, नेशनल यानी कि यूनियन के जितने भी टैक्सेस हैं, स्टेट का जिसमें हिस्सा है टैक्सेस में वो इंक्लूड होगा। इसके अलावा जो इंटरेस्ट आ रहा है किसी भी लोन पर, या फिर आपने जो भी लोन लिया है वो, ये सब किसमें, ये सब होगा हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सब इंक्लूड होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम बजट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द बजट, तो हम देखते हैं कि बजट के दो फेसेस होते हैं, देयर आर 2 फेसेस ऑफ द बजट। कितने फेसेस हैं, 2 फेसेस हैं बजट के। पहला आता है दैट इज फॉर्मुलेशन फेस है। सेकंड वन इज इनैक्टमेंट फेस, दूसरा है इनैक्टमेंट फेस।
पहला फेज दैट इज फॉर्मुलेशन फेज, दैट इज द प्रिपेयरिंग ऑफ द बजट। बजट को प्रिपेयर करना, बजट को क्या करना, प्रिपेयर करना, ये पहले फेज का काम है। इनैक्टमेंट ऑफ पास द बजट, टू पास द बजट, ये दूसरा फेज हो जाएगा, दैट इज द इनैक्टमेंट फेज। सो सबसे पहला फेज आता है दैट इज द फॉर्मुलेशन फेज, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अगर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।